नमस्कार दोस्तों, पीछे से अभ्यास के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। स्वागत है करेंट अफेयर की क्लास में। ठीक है, हम लोग देख रहे थे कि संक्षिप्तियों में जो चर्चित व्यक्ति हैं वो हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ था। पेज नंबर 102 पे लिखा गया घटना चक्र की जो 6 मंथली आई हुई है, उस पर ध्यान देना। घटना चक्र की जो 6 मंथली आई हुई है उस पर पेज नंबर 102 पे लिखा हुआ है। ठीक, ध्यान देना। अब एक चीज हम लोग समझेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उस चीज को हम लोग को आगे देखना है, आगे बढ़ाना है। ठीक है, संक्षिप्तियां एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संक्षिप्तियों के साथ अगर आप लोग केवल एक टॉपिक खेल ऐड कर लो तो आपके 40% रेसली अगर हम लोग समझे तो क्वेश्चंस आते रहे इन टॉपिक से। हम बड़ा सीरियस लेंगे इस टॉपिक को। ठीक है, अब देखो होते तो कुछ ऐसे फैक्ट्स आपको याद करने पड़े संक्षिप्तियों में जो वो बहुत बोर करें। मेरे पास इनके ऑप्शंस नहीं पढ़ाने के अलावा। ठीक है, हम पढ़ाना बड़ा जरूरी है, इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको बताता चलूंगा कौन से फैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है जिनको ध्यान रखना चाहिए। जिन फैक्ट्स को रिवीजन करा पाऊंगा, याद करा पाऊंगा, उनको याद कराने पे भी जोड़ दूंगा। ठीक है, मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, ये क्लास जितनी भी लंबी रहे याद कर जाना। देखो लगभग 2-3 क्लास लगेगा संक्षिप्तियां कंप्लीट करने में। ठीक है, तो धैर्य बनाए रखें आप लोग। अब देखो कल हम लोग क्या है, मनोज कुमार जी को पढ़ लिया था। ठीक है, हमने देखा था कि मनोज कुमार जी को जो कि भारत कुमार के नाम से जाने जाते थे। रीजन क्या था भारत कुमार के नाम से जाने जाने का? क्योंकि इनके द्वारा कई जो देशभक्ति मूवीज थी वो की गई थी। उन्हीं में एक देशभक्ति मूवी था पूरब और पश्चिम। इनके द्वारा शहीद, उपकार, पूरब पश्चिम, पत्थर के सनम, सन्यासी, क्रांति, कपड़ा और मकान, तमाम टाइप की पिक्चरें की गई थी। लेकिन जो इनके द्वारा देशभक्ति मूवी की गई थी जिसमें शहीद, उपकार और पूरब पश्चिम का नाम आता है। पूरब और पश्चिम एक बड़ा फेमस गाना था, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। शायद इसकी अगली लाइन यही थी कि है प्रीत जहाँ की रीत, सदा मैं गीत वहीं का गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। तो शायद कोई ऐसा हिंदुस्तानी है जिसने 10 टाइम इस बात को ना सुना हो। आप स्कूल में पढ़ते होंगे तो 15 अगस्त और 26 जनवरी अपने स्कूल में 3 बार तो यही गाना चल रहा था। ठीक है, और मतलब ये गाने से एक फीलिंग, एक भावना जो है ना वो बहुत गहरे मतलब बहुत गहराई के साथ जुड़ा है। कहा जाता ना कि आप जिंदगी में आपकी जो कार्य है, ठीक है, कितनी बार वो आपकी पहचान बन जाती है। ठीक है, जैसे खासतौर पर इंडस्ट्री में देखोगे, फिल्म इंडस्ट्री में, तो हम कई सारे लोग के द्वारा एक ऐसी मूवी बनाई गई और उस मूवी के कारण क्या है, हम उनकी एक पहचान को संदर्भ कर लेते हैं। इसमें आपसे बोलूं मोगेम्बो, तो आप समझते तो मोगेम्बो किसको बोला गया? ठीक है, ऐसा नहीं कि उनके अलावा इसके पहले खूंखार टाइप का रोल नहीं किया गया, लेकिन किया गया। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि ठीक है, मतलब ऐसे ही ठाकुर ये हाथ पैर मत काटना, ठीक है, मतलब ये हाथ पैर मुझे दे दे ठाकुर, तो आप समझ जाते कि भाई कि किस मूवी से रिलेटेड है। तो या इस तरह जैसे मैं कहूं कि खिलाड़ियों का खिलाड़ी, तो आप सिंपली समझ जाते भाई वो कौन सा हीरो है या जिसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, या वो आइकॉनिक पोज है। बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया देना भाई आप, लेकिन नाम किसका जाएगा? सिंगल बंदे का। ठीक है, मैं कहने का मतलब क्या है, आप जिंदगी में ऐसा कार्य कर जाते हो जो आपकी पहचान बन जाती है और केवल आपकी पहचान बन जाती है। तो इन्होंने मूवीज तो खूब की, लेकिन पूरब और पश्चिम के ये गाना इनके जीवन का पहचान बन गया। ठीक है, आप ध्यान देना। समय के साथ इनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हो, पद्मश्री हो, दादा साहब फाल्के पुरस्कार हो, 2015 का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार था वो इनको दिया गया था। तो ये सारी चीजें हमने कल पढ़ ली थी। अब हम देखेंगे टाटा समूह के, टाटा ग्रुप्स के अध्यक्ष, ठीक है, नटराजन चंद्रशेखरन के बारे में। एन चंद्रशेखरन के नाम से जिनको हम लोग जानते हैं। ठीक है, इनको क्या है, इनको नाइटहुड की सम्मान से सम्मानित किया गया। देखो नाइटहुड का जो सम्मान है, इसको निकनेम है ये नाइटहुड। एक्चुअली इसका जो नाम है, तो ब्रिटिश साम्राज्य ने इनको द मोस्ट एक्सलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश अंपायर सिविल डिवीजन में, ठीक है, से इनको सम्मानित किया। सिंपली इस सम्मान को हम लोग नाइटहुड के नाम से जानते हैं। सिंपली इस सम्मान को हम लोग नाइटहुड के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे हैशटैग एक कमेंट लो मेरे भाई, जो कि आपको सारे यूपीपीएससी और यूपीआरओ की तैयारी करने वाले मेरे भाइयों के द्वारा दी जानी चाहिए। ठीक है, करेंट अफेयर मैंने आपसे बोला है, इस 6 मंथली की जिम्मेदारी मेरे छोड़ दो। जितना पढ़ाऊंगा उतना पढ़ो और रिवीजन करते चलो, जितना पढ़ा चुको उसका रिवीजन करते चलो। आपका अगली 6 मंथली आने के पहले इसको 2-3 बार निपटवा दूंगा। ठीक है, विश्वास रखो। ठीक है, अभी बहुत सारे पैरेलल काम कर रहा हूं, क्योंकि मास्टर क्लास आरओ की चल रही है। जो दोस्त आरओ देने वाले हो ना, एक स्क्रीन पे नंबर घूम रहा है, उस पर संपर्क करो। आरओ की डिटेल्स आप ले लो। क्विक रिवीजन सीरीज चल रही है। अभी हमने अगर हम बैच नंबर 1 की बात करें तो वहां पे आपकी हिस्ट्री खत्म हो गई। ठीक है, आपकी मतलब टोटली हिस्ट्री, मतलब वन ऑफ द बेस्ट क्लास में आया हूं। क्विक रिवीजन में 18 क्लास में आपकी हिस्ट्री खत्म कर दिया हूं। ठीक है, रीजनिंग खत्म कर दी गई, जनरल हिंदी स्टार्ट हो रही है। तो मेरा ये रहेगा कि जो भी दोस्त चाहें इस बैच से जुड़ना वो जुड़ सकते हैं।
साथ ही साथ हमने टेस्ट सीरीज, जो हमारा टेस्ट है RO का, वो 199 में हमने टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट की है, तो आप हमारी उस टेस्ट सीरीज से भी जुड़ सकते हो। तो कमेंट करके क्या बताना है, देखो कमेंट करके हमारे सारे आपको जो होमवर्क है जरूर बताने होते हैं, ये काम करना। तो यहाँ पे देखो नाइटहुड की उपाधि दी गई है। तो आप मुझे बताओ कि जब ब्रिटिश भारत का दौर था, जब ब्रिटिश भारत का दौर था यानी गुलामी का दौर था, या मॉडर्न इंडिया हम लोग कह रहे हैं, तो मॉडर्न इंडिया में किसी भारतीय को, मॉडर्न इंडिया में क्या किसी भारतीय नेता को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी? क्वेश्चन मेरा यही है, क्या किसी भारतीय लीडर को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी? और क्या इस उपाधि का किसी भारतीय नेता ने त्याग भी किया था? तो किनको किनको दी गई थी वो नाम बताओ, और किसने त्याग किया था उनका नाम बताओ, उस घटना को संदर्भित करते हुए। ये तो कमेंट है भाई, ये तो आपको बताना है, नहीं बताओगे तो मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पर्सनालिटी है सुनील भारती मित्तल। देखो हमने भारतीय इंटरप्राइजेस का नाम सुना है, तो भारतीय इंटरप्राइजेस क्या है, बेसिकली यूके में भी काफी अग्रणी है और भारत में तो है ही है। तो कहा जाता है कि अभी यूके और भारत के बीच में जो ट्रेड रिलेशंस हैं, जो व्यापारिक संबंध हैं, तो उस ट्रेड रिलेशन को बढ़ावा देने के लिए, ध्यान देना, ट्रेड रिलेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या हुआ, सुनील भारती मित्तल ने को बेसिकली क्या दिया गया, मानद नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया, या इनको मानद नाइटहुड का टाइटल दिया गया, या इसके सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके साथ इनको क्या दिया गया, एक प्रतीक चिन्ह भी, मतलब इसी से रिलेटेड एक प्रतीक चिन्ह भी भेंट किया गया। देखो यहाँ पे लिखा है कि इसके अंतर्गत ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट आदेश, जो सबसे इनका एक्सीलेंट ऑर्डर है, नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का प्रतीक चिन्ह भी प्रोवाइड किया गया, ठीक है। तो एक तो इसको क्या है, नाइट डजरा मानद नाइटहुड की टाइटल, और इसी के अंतर्गत उन्होंने क्या दिया गया, एक प्रतीक चिन्ह भी दिया गया, एक प्रतीक चिन्ह भी दिया गया, ठीक है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट हमारे जो इंपॉर्टेंट है वो है निधिकर। देखो अब आप इंपॉर्टेंट पूछोगे तो वेरी मनोज कुमार जी जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। एन चंद्रशेखरन वाला जो फैक्ट है ये भी आपका बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सुनील कुमार मित्तल जी वाला, ठीक है, वो 50-50 इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर देख लो कि चीज को सबसे इंपॉर्टेंट क्या वो बताता हूँ। निधिकर जी वाला जो फैक्ट है वो आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, ध्यान देना। देखो निधिकर जी क्या है, ये अर्थनेस्ट की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, ठीक है। तो ईडी, ध्यान देना, ये क्या है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है किसकी, अर्थनेस्ट की। अब देखो इनको क्या किया गया, अभी हाल ही में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इनको क्या किया है, वुमेन एंटरप्रेन्योर इन सस्टेनेबिलिटी के अवार्ड से सम्मानित किया, ठीक है। ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इनको वुमेन एंटरप्रेन्योर इन सस्टेनेबिलिटी के अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब यहाँ पे एक टर्म्स क्या गया, सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी। तो सस्टेनेबिलिटी टर्म्स क्या बता रहा है कि भाई इन्होंने इन्वायरमेंट के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया होगा, इन्वायरमेंट के क्षेत्र में उल्लेखनीय कदम उठाया होगा। तो ये क्या है, ये अर्थनेस्ट की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। तो अर्थनेस्ट ने क्या किया था, बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, डिग्रेडेबल क्या किया था, एक बैग बनाया था, और इसी बायोडिग्रेडेबल बैग की वजह से क्या किया गया, इनको ये अवार्ड जो नहीं, वुमेन एंटरप्रेन्योर, भाई महिला है तो इनको वुमेन एंटरप्रेन्योर इन सस्टेनेबिलिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है। इनकी संस्था ने क्या किया था, बायोडिग्रेडेबल बायोबैग्स बनाए थे, जो कि प्लास्टिक पोल्यूशन के निपटान में या इसकी ऑप्शन बनने में बड़ा भूमिका अदा करेंगे, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो गया। अब फिर से बोलो, आपको यहीं से एसडीजी तैयार करना चाहिए। हमारे पास कुल 17 एसडीजी गोल्स हैं, तो होमवर्क लिख लो, आप नोट्स बना जाओगे 17 एसडीजी गोल का, ठीक है। आप यूट्यूब पे जाओगे, शॉर्ट वीडियो में ट्रिक्स भी 17 एसडीजी बताए गए हैं। 2030 तक आपका टारगेट है इन एसडीजीज के प्राप्त करने का, ठीक है, तो दिमाग में रखना आप लोग। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट डॉक्टर सोबोर्नो बोस, जो कि क्या है, ये अंतरराष्ट्रीय होटल प्रबंधन संस्थान के अध्यक्ष है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के क्या है, अध्यक्ष है। अच्छा, होटल मैनेजमेंट, ये पे देखो एक वर्ड है होटल, ठीक है। तो यहां से समझ जाना कि अभी इनको क्या किया गया, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट इन हॉस्पिटलिटी एंड एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी अवार्ड से सम्मानित किया गया। देखना, इनको क्या किया गया, लाइफ टाइम अचीवमेंट इन हॉस्पिटलिटी एंड एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार इनको केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत द्वारा वाइब्रेंट भारत ग्लोबल समिति में 2025 में क्या क्या प्रदान किया। देखना, अब आपसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन क्या सकता है, यहाँ पे आपको ये नहीं बताया है
ठीक है, कि वाइब्रेंट भारत ग्लोबल समिट 2025 का आयोजन कहां किया गया? मैं आपसे पूछता हूं, ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जयपुर, ऑप्शन नंबर 3 भोपाल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो डॉक्टर सुबर्णो बोस को जो लाइफ टाइम अचीवमेंट इन हॉस्पिटलिटी एंड एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी का अवार्ड दिया गया, वो वाइब्रेंट विलेज वाइब्रेंट ग्लोबल भारत ग्लोबल समिट में दिया गया। अब आपसे क्वेश्चन मेरा ये है कि वाइब्रेंट भारत ग्लोबल समिट 2025 का आयोजन कहां किया गया? मैंने आपसे ऑप्शन दे दिया है, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, ये हो गया हमारा। इसके बाद से एक पर्सनालिटी है, उनका नाम है तशेगो गायले। ये वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। यहाँ के बाद से जो काम्या कार्तिकेयन है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, और आपकी तशेगो गायले ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो निधिकर आपके लिए पेपर में मैंने पहले से बताया था, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान देना। इसमें मैंने आपसे वाइब्रेंट भारत ग्लोबल समिट के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछ दिया। ये दोनों पर्सनालिटी भी बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तशेगो गायले और आपकी काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन, देखो कभी भी महिलाओं के द्वारा कोई अचीवमेंट किया जाए तो बेहद इंपॉर्टेंट होता है। तो तशेगो गायले क्या है? तो अभी हुआ है आपका मिस वर्ल्ड 2025, ध्यान देना, क्या हुआ है? मिसेज वर्ल्ड 2025 का आयोजन किया गया। अभी इस 2025 का आयोजन कहां किया गया? तो लॉस वेगास में किया गया। एक तो दिमाग रखना, ये फैक्ट कल को मैथ्स दी कॉलम में भी दे सकता है, लॉस वेगास यूएसए, यहां पे इसका आयोजन किया गया। और इसको जीता किसने? तो इसको जीतने वाली पर्सनालिटी का नाम क्या है? तशेगो गायले। ये जीतने वाली पर्सनालिटी है। अब ये क्या है? ये साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका की रहने वाली है, साउथ अफ्रीका की रहने वाली है। अब समझो बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? तशेगो गायले जो है ये दक्षिण अफ्रीकी है, और यह एक क्या है? अश्वेत महिला है। ये क्या है? यह एक अश्वेत महिला। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, गायले मिसेस वर्ल्ड के 40 साल की हिस्ट्री में पहली अश्वेत महिला विजेता है। ये पहली अश्वेत महिला विजेता है, ये पहली अश्वेत महिला है, पहली अश्वेत है। आगे बात समझ में? तो हमारे लिए तैयार करना बेहद आसान है, हम इसको देख लेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो क्यों भाई पहली अश्वेत महिला है, इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट रखता हूं। अब हमारे लिए नेक्स्ट टॉपिक है काम्या कार्तिकेयन जी। काम्या कार्तिकेयन जी के बारे में आपने जब 22 का प्रीलिम्स दिया, मतलब 22 दिसंबर वाला प्रीलिम्स दिया, तो भी दिमाग रखा होगा। और ये आपने जो कैंसल पेपर देखा होगा वहां भी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि काम्या कार्तिकेयन जी का जो फैक्ट है ना, ये मतलब बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना। तो काम्या कार्तिकेयन जी अंटार्कटिका छोड़ के, मतलब कुल 7 महाद्वीप हमारे पास है, तो लगभग काम्या कार्तिकेयन जी ने अंटार्कटिका छोड़ के सभी, ध्यान देना मेरे वर्ड्स पे क्लियर फोकस करना, कि सभी महाद्वीपों की जो सबसे उच्च चोटी है उस पर फतह हासिल कर ली थी, यानी वहां पे सफल चढ़ाई की थी। लास्ट टाइम उन्होंने क्या किया था कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी। लास्ट टाइम 20 मई 2024 को न्यूज में क्यों आई थी कि जब इनकी उम्र महज 16 साल थी, अभी तो उनकी उम्र कितनी है? 17 साल है। तो इन्होंने 16 ईयर की उम्र में क्या किया था? माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी, एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी। नेपाल की ओर से इन्होंने यहाँ पे क्या किया था? चढ़ाई किया था। जब वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी तो यहीं से क्या हुआ? माउंट एवरेस्ट क्या है? एशिया की सर्वश्रेष्ठ चोटी है या वर्ल्ड की सर्वश्रेष्ठ चोटी है, ठीक है, तो सिंपल सी बात। तो जाहिर सी बात है ये फतेह इन्होंने हासिल किया था। और अभी इन्होंने जस्ट क्या किया, एक द्वीप महाद्वीप जो बचा था अंटार्कटिका, उसकी भी सर्वश्रेष्ठ चोटी पे इन्होंने चढ़ाई कर दिया। तो हम क्या करते हैं, पहला यहां पे देखो विश्व की जो 7 बड़ी चोटियां हैं उसको तैयार कर देते हैं गूगल के थ्रू, ठीक है, आपको दिखाता हूं। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया 7 महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, ध्यान देना। और ये पहला जो एक वेबसाइट खुल गया, इसी को ओपन कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान देना। अब ध्यान दो, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक फोटो दिख रहा होगा आपको, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे उन 7 महाद्वीपों की जो उच्च चोटियां उसके बारे में लिखा गया है। ये फ्लैग के थ्रू बताया कि सबसे सर्वोच्च चोटी, तो फ्लैग में देखो सबसे अपर पॉइंट, अगर मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने, ठीक है, ध्यान देना। तो सबसे इसका अपर पॉइंट बहुत ध्यान से देखना आप लोग, सबसे इसका अपर पॉइंट देखोगे यहाँ पे, तो सबसे अपर पॉइंट क्या है? तो ये देखो एवरेस्ट है, एवरेस्ट। इससे क्या पता चलता है? एवरेस्ट क्या है? एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है,
सिंपल सी बात क्या निकल के आ गई, विश्व की सर्वोच्च चोटी है। और अभी इन्होंने इस चोटी पे मई 2024 में मैं 16 साल की उम्र में इस पे नेपाल की साइड से फतह हासिल की थी। किसने? काम्या कार्तिकेयन ने। देखो यहाँ पे अब हमारा समझना क्या है, यहाँ पे देखो अफ्रीका है, अफ्रीका है, तो अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी क्या बोल रहा है? किलिमंजारो। और किलिमंजारो स्थित कहाँ पे है? तंजानिया में। किलिमंजारो कहाँ पे स्थित है? तंजानिया में, ध्यान रखना। इसी तरीके से आप यहाँ पे एक एक चीज यहाँ पे देखो, ठीक है, यूरोप की यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूरोप का ये देखो, तो यूरोप की यहाँ पे सर्वोच्च चोटी के बारे में बोला है। तो यूरोप की यहाँ पे सर्वोच्च चोटी क्या बोला है? ठीक है, माउंट, ठीक है, ठीक है, ध्यान देना, ठीक, एल्ब्रूस, ठीक है। तो माउंट एल्ब्रूस आपका क्या हो गया? बेसिकली ये यूरोप की सर्वोच्च चोटी होगी, ठीक है। हम क्या करते हैं यहाँ पे ध्यान दो, एक एक चोटी का नाम यहाँ पे देखो आपको इजिली, ठीक है, समझाया गया है। तो माउंट एवरेस्ट एशिया की सर्वोच्च चोटी होगी या वर्ल्ड की भी सर्वोच्च चोटी होगी। दक्षिण अमेरिका की क्या होगा? अकांकोगुआ, ठीक है। उत्तरी अमेरिका का, ठीक है, डेनाली। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो। यूरोप का माउंट एल्ब्रूस, ठीक है। ओशिनिया का माउंट कार्स्टेंज, ठीक है। और अभी अंटार्कटिका का क्या हो गया? माउंट विंसन। अंटार्कटिका का क्या हो गया? माउंट विंसन। अब देखो उन सभी चोटियों के बारे में यहाँ पे माउंट एवरेस्ट के बारे में समझाया गया है, ठीक है, माउंट अकांकोगुआ के बारे में समझाया गया। तो आप चाहो तो अगर इसको पढ़ना चाहो तो आप देखो बहुत सिंपली, मैंने आपको बताया, मैंने सिंपल सर्च किया था 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बताने के लिए, और ये साइट खुल के आया था। तो एक बार आप इन डिटेल चीजें चाहो तो जाके पढ़ भी सकते हो। देखो सिंपल तरीका, यही तरीका हमको अपनाना है पढ़ने के लिए, ठीक है। और ये देता है कि इस महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी को मैच द कॉलम में देता है। कल को अरेंजमेंट करने दे सकता है कि भाई ऊंचाई के अनुसार इनको क्या करो, बढ़ते क्रम में या छोटे घटते क्रम में इनको अरेंज करो। तो ये दोनों काम आपको करना है, ठीक है। इन 7 चोटियों को अरेंज करता हुआ इनकी लोकेशन हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है। आपको दिखाया हूं, वही सर्च करो, कॉपी करो, पेस्ट कर दो, ठीक है, ध्यान देना। अब आ जाओ, तो आपको हो गया किसके बारे में? काम्या कार्तिकेयन के बारे में। तो यहां पे मैंने क्या बताया कि भाई हैशटैग कमेंट करने के लिए क्या कमेंट करना आपको? कि भाई 7 महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटियों को कमेंट करना है। 7 महाद्वीपों के, ठीक है, महाद्वीपों के सर्वोच्च चोटी को आपको क्या करना है? कमेंट करना है, ठीक है, कमेंट करना है। एक्चुअली आपको एक सच्चाई बताते क्या है कि इस वक्त देखेंगे कि नॉर्मली मैं चश्मा मेरे आंख पे रहता है, और चश्मा देखिए मेरा गया टूट, और अभी नया चश्मा बनने के लिए ऑर्डर दे के आओ, वो मिला नहीं है। देखिए इसको प्रॉपर टिपिंग किया हो, ठीक है। लेकिन अब बिना चश्मे के पढ़ाने में क्या है कि आंख तगड़ी सी दर्द कर रही है, ठीक है। और आज 3रा दिन हो गया बिना चश्मे का। तो खैर 1-2 दिन में चश्मा आ जाएगा, बट अब टेप किया हुआ तो क्लास ले नहीं सकते, ठीक है, आप लोग झूठ में हंसोगे। तो इसी के लिए मैंने क्या किया, बिना चश्मे का पढ़ाने का डिसीजन लिया, ठीक है। तो थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, अगर लग रहा है ना कि आपको, तो वो थोड़ा सा बेसिकली आंख में पेन जो है ना उसकी वजह से फ्लोट उठ रहा है। खैर ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट हमारा, अच्छा, ये दोनों पर्सनैलिटी बेहद इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद से हमारा जो अगला इंपॉर्टेंट है वो है कमला देवी अरविंदन। ध्यान रखना, कमला देवी अरविंदन। कमला देवी अरविंदन के बारे में केवल दिमाग रखना है कि ये क्या है? एक लेखिका है, एक राइटर है, सिंगापुर की, ठीक है, भारतीय मूल की है, प्रतिष्ठित लेखिका है। इनको अभी वुमेन हॉल ऑफ फेम के अवार्ड से सम्मानित किया गया, वुमेन हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया, ठीक है। ये तमिल और मलयालम भाषा में बेसिकली अपनी लेखिका के लिए जानी जाती है, तमिल और मलयालम भाषा में। कह रहा कि सिंगापुर काउंसिल ऑफ वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वुमेन हॉल ऑफ फेम ऐसी महिलाओं को दिया जाता है जिन्होंने सिंगापुर के इतिहास, समाज, प्रगति में उल्लेखनीय योगदान दिया हो, ठीक है। तो ये लेखिका है, ठीक है। इन्होंने, ये क्या है, बेसिकली तमिल मलयालम भाषा में अपने लेखन के लिए जानी जाती हैं, ठीक है। और तमिल भाषी आपको सिंगापुर में खूब देखने को मिलते हैं, खूब देखने को मिलते हैं। जहां तक मैं समझ रहा हूं यूपी पीसीएस ने एक बार क्वेश्चन ही पूछा है कि सिंगापुर की दूसरी बड़ी भाषा या तीसरी बड़ी भाषा कौन सी है, तो तमिल ही है। एक बार पेपर में ऐसे क्वेश्चन बन के आया हुआ भी है, ठीक है, ध्यान देना। अब हम लोग देखते हैं जिमी कार्टर के बारे में। जिमी कार्टर, ध्यान, जिमी कार्टर क्या है? तो ये नोबेल शांति पुरस्कार विजेता थे, और ये इसके पहले अमेरिका के क्या हुए, प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है, ध्यान देना। जिमी कार्टर, जिमी कार्टर क्या है? तो भाई ये पहली बात, ये 1977 से 1981, ध्यान, 1981 4 साल के लिए यूएसए का राष्ट्रपति बनते हैं। तो ये क्या थे? यूएसए के प्रेसिडेंट थे, यूएसए के प्रेसिडेंट थे।
अपने कार्यकाल के दौरान इनके जो कार्य थे, ठीक है, जो मानव कल्याण के लिए या शांति स्टेब्लिश करने के लिए जो इनके द्वारा किए गए, पीस के जो इनके द्वारा किए गए कार्य थे, उसको ध्यान में रखते हुए इनको नोबेल शांति पुरस्कार से, ध्यान देना, नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, नोबेल शांति पुरस्कार से, ठीक है, इनको सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे ओसामू सुजुकी। ओसामू सुजुकी का हाल ही में निधन हुआ और इनके मरणोपरांत, क्योंकि ये इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनकी मृत्यु के उपरांत क्या है, हमने इनको क्या दिया है, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो 2025 में मरणोपरांत इनको क्या हमने क्या दिया, पद्म विभूषण दिया। देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार अगर इनके मरने के उपरांत, इनकी मृत्यु के उपरांत इनको पद्म विभूषण दे रही है, तो जाहिर सी बात है भारत में इनकी उल्लेखनीय भूमिका रही होगी किसी न तो किसी सेक्टर में। आप लोग मारुति सुजुकी का नाम तो सुनते ही होंगे, जो सुजुकी आप समझते हो ना, तो सुजुकी यहां से निकल के आ रहा है। और मारुति भारत की क्या ऑटोमोबाइल कंपनी थी। ये दोनों लोगों ने मिलकर ऑटोमोबाइल के सेक्टर में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। ओसामू सुजुकी की ऑटोमोबाइल, खासतौर पे भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर में इनकी कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए इनको ऑटोमोबाइल्स का क्या कहा जाता है, पितामह, फादर ऑफ ऑटोमोबाइल कहा जाता है, ऑटोमोबाइल का पितामह या पिता कहा जाता है किसको, ओसामू सुजुकी को। तो पहली बात भाई हमने इनको क्या दिया, पद्म विभूषण दिया। इनको क्या कहा जाता था, तो इनको ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल उद्योग का पितामह कहा जाता था। ठीक है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का इनको फादर, तो फादर ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ठीक है, इंडस्ट्रीज, इनको क्या क्या कहा जाता है, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का पितामह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे आप लोग आगे कि 2014 में इन देना, ठीक है, इनको पद्म भूषण दिया गया था। और अभी मोदी जी जब आए थे इनको पद्म भूषण दिए थे, उनकी मृत्यु के उपरांत इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये क्या है, पद्म भूषण से भी सम्मानित है और पद्म विभूषण से भी सम्मानित है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखेंगे इनको पद्मश्री नहीं दिया गया है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन ये याद कर सकते हो कि इनको पद्मश्री नहीं दिया गया है, तो हो सकता है पेपर में क्वेश्चन दे दे। ठीक है, कि इनको पद्मश्री एवं पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है, दिमाग में रखना, तो पद्म भूषण और पद्म विभूषण ये दोनों दिया गया है। आगे हमारे यहाँ डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम जी, देखना आगे हमारे यहाँ डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम। ठीक है, डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम जी क्या है, तो ये भारत के परमाणु वैज्ञानिक है। ठीक है, परमाणु वैज्ञानिक है और इनका भी निधन हो गया। ठीक है, तो पहली फैक्ट क्या आ गया कि भारत के परमाणु वैज्ञानिक है। ठीक है, और भारत की परमाणु वैज्ञानिक ऐसा तो नहीं है कि ऑटोमेटिकली बैठा दिया जाएगा। देखो समय के साथ इनकी ग्रोथ देखो, वो पेपर में क्वेश्चन बन के आ सकता है कि अरेंज करने के लिए कि 1962 जब हम लोग चाइना वार लड़ रहे थे तो भाभा एटॉमिक एनर्जी सेंटर से ये जुड़े थे, तब ये बार्क से जुड़े थे। बार्क से कब जुड़े, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से कब जुड़े, सॉरी हाँ, भाभा एटॉमिक एनर्जी जो सेंटर है उससे कब जुड़े ये, तो ये जुड़े आपके 1962 में, 1962 में जुड़े। बाद में ये बार्क की क्या बनते हैं कि 1990 में 28 साल की सर्विस के बाद इनको इनका क्या बना जाता है, निदेशक बना दिया जाता है। 1990 में क्या थे, ये बार्क के निदेशक बन जाते हैं। ठीक है, निदेशक बन जाते हैं। आगे चल के ध्यान देना, आगे चल के इनको 3 साल बाद 1993 में परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष बना जाता है। 1993 में क्या होगा, इनको परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष बनाया जाएगा। ठीक है, आगे ठीक है 94-95 के दौरान ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के भी चेयरमैन रहते हैं। 1994 और 95 में क्या है, ठीक है, इस ड्यूरेशन में ये करा कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के भी चेयरमैन चुने जाते हैं। एनर्जी एजेंसी के भी चेयरमैन चुने जाते हैं। 2001 से 2018 तक भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार रहे। 2001 से 18 तक, इन 18 सालों में भारत सरकार के क्या थे, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भी थे। तो 2001 से 2018 तक इस ड्यूरेशन के बीच में क्या है, भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार है। ये इनकी उपलब्धियां हैं। ठीक है, बार्क से 1962 में जुड़ते हैं, फिर निदेशक बनते हैं। 1993 में क्या है, परमाणु ऊर्जा आयोग के ये क्या बनेंगे, अध्यक्ष बनेंगे। ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी सेंटर के चेयरमैन बनेंगे 94-95 में। 2001 से लेकर 2018 तक क्या रहते हैं, 2001 से 18 तक ये मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार रहे। अब ये इतनी चीजें तो हमने देख ली, इतनी चीजें तो हमने देख ली। इसके बाद से देखो भारत सरकार ने 1975 में इनको पद्मश्री और 1999 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 1975 में पद्मश्री से
और 1999 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये हो गया आपके बारे में फैक्ट, किसके बारे में, डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम जी। तो डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम जी एक बेहद इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, ठीक है। इसके बाद से देखना जो ओसामू सुजुकी है, ये भी हमारे लिए क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। ये दोनों पर्सनालिटी हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अब हमारे लिए अगली जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है, जाकिर हुसैन जी। जाकिर हुसैन जी को अभी मैं 22 नंबर वाले पेपर में आपको ग्रैमी अवार्ड पढ़ा रहा था, तो 3 ग्रैमी अवार्ड ये जीते थे, देखना। तो जाकिर हुसैन को 3 ग्रैमी पुरस्कार फरवरी 2024 में ये पाए थे, और एक ही वर्ष में 3 ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय थे। ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं, एक ही वर्ष में 3 ग्रैमी अवार्ड। इसके पहले वो 2 ग्रैमी, ठीक है, अवार्ड पहले से पा चुके थे, और 3 ग्रैमी अवार्ड, ठीक है, ये फेब 2024 में पाए थे। किस किस क्षेत्र में पाए थे तो वो आपको बताया गया था। अभी हमारे बस दिमाग में इनको टोटल अब ये कितना, अर्थात टोटल 5 ग्रैमी अवार्ड से ये सम्मानित हो चुके हैं, और पहले ऐसे भारतीय जो 3 ग्रैमी अवार्ड एक ही वर्ष में पाए हो, ठीक है। उस समय इनकी तबीयत खराब थी तो ये न्यूज में आए थे, ठीक है। अभी इनका डेथ हो गया है। तो जाकिर हुसैन जी क्या है, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त तबला वादक हैं, ठीक है, तबला वादक हैं। और ये क्या है बेसिकली, जो ध्यान देना कि यहां पे देखो, कह रहा अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन अल्लाह रखा कुरैशी की 73rd ईयर की आयु में सैन फ्रांसिस्को में इनकी डेथ हो गई। सैन फ्रांसिस्को में इनकी डेथ हो गई। तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा के पुत्र जाकिर हुसैन ने, ध्यान देना, ये अल्लाह रखा खान जो थे उनके पुत्र हैं ये, ठीक है, जो कि क्या थे, एक तबला वादक थे। तो ये हमारे लिए पेपर में क्वेश्चन क्या आ सकता है कि अल्लाह रखा खां, ठीक है, ये क्या थे, पुत्र थे, कौन, जाकिर हुसैन जी, जाकिर हुसैन जी, ठीक है ना, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि तबला के क्षेत्र में पिता और पुत्र दोनों लोगों ने क्या किया कि उल्लेखनीय, हम लोग कह सकते हैं कि प्रगति हासिल की, देश का नाम रोशन किया, ठीक है। और जाहिर सी बात है, जब घर में ही इतना बड़ा तबला वादक हो तो गुरु भी कौन होगा, पिता ही होंगे, सिंपल सी बात। पेपर में क्वेश्चन भी आता है किसका संबंध तबला क्षेत्र से, किसका संबंध बांसुरी वादक था, ऐसे पेपर में क्वेश्चन भी बन के आता है। तो चांसेस है जाकिर हुसैन जी को मैथ्स दी कॉलम में कहीं क्वेश्चन दे दे, ठीक है, ध्यान देना। अब इनके द्वारा जो अन्य अवार्ड्स हैं जो जाकिर हुसैन जी के द्वारा प्राप्त किए गए हैं, तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1990 में, ठीक है, इनको प्रदान किया गया। संगीत नाटक अकादमी रत्न सदस्यता यानी फेलोशिप से 2018 में इनको सम्मानित किया गया। पद्मश्री हो, पद्म भूषण हो, पद्म विभूषण हो, इन तीनों से इनको समय के साथ सम्मानित किया गया। अब यही ऑर्डर लगा लो, आप लोग ऑर्डर लगा लो। सबसे पहले पद्मश्री मिला, फिर पद्म विभूषण मिला, फिर पद्म विभूषण मिला इनको, 23 में पद्म विभूषण मिला था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे लिख रहा है कि संगीत नाटक अकादमी रत्न फेलोशिप इनको 2018 में दिया गया, और 1990 में क्या मिला था, तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। तो सबसे पहले इनको संगीत नाटक अकादमी मिला, संगीत नाटक अकादमी, ठीक है, पुरस्कार से सम्मानित किए गए। इसके बाद से इनकी बारी क्या भाई, 1990 के बाद से इनको क्या मिलता है, पद्मश्री मिलता है, ठीक है। उसके बाद से ये पद्मश्री पाएंगे, पद्मश्री पाने के बाद से क्या पाएंगे, पद्म विभूषण पाएंगे, पद्म विभूषण पाएंगे, ठीक है। इसके बाद से क्या है, ये नाटक अकादमी, ठीक है। आजकल पेपर में देखो इसी टाइप का क्वेश्चन आया, वो था नाटक अकादमी रत्न सदस्यता यानी फेलोशिप से सम्मानित होंगे। उसके बाद से ये 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित होते हैं, पद्म विभूषण से सम्मानित होते हैं कब, 2023 में। ये भारतीय अवार्ड्स हो गए, जो भारतीय पुरस्कार हो गए इनके लिए हो गए, ठीक है। तो ये सारे हो गए। सबसे पहले यहां से स्टार्ट होगा, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से शुरू होता है और पद्म विभूषण पे खत्म होता है। तो ये अरेंजमेंट है, ये भी पेपर में क्वेश्चन बन के आ सकता है। आयोग आजकल ऐसे ही क्वेश्चन दे रही है, उनको पता है कि वो इस फॉर्म में लोग नहीं तैयार कर रहे हैं। हम अगर ये पूछेंगे कि इनको निम्नलिखित में से क्या क्या मिला, तो चांस है कि लोग मार दें, लेकिन अरेंज करके देंगे तो उनसे क्वेश्चन गलत करा लेंगे। तो हमको ऐसे दिमाग में रखना है कि पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के बीच में, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के बीच में इनको नाटक अकादमी रत्न सदस्यता या फेलोशिप अवार्ड मिला है, ठीक है। नाटक अकादमी रत्न सदस्यता या फेलोशिप अवार्ड इनको मिला है। अब देखेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह भाई, ये इसके बाद से अगला जो पर्सनालिटी है वो भी बेहद इंपॉर्टेंट।
शायद ही कोई शख्स मुझे कहना इंपॉर्टेंट है, जो नहीं इंपॉर्टेंट है वो समझना कि पक्का एंटी पार्टी वाला होगा, ठीक है। वरना आप किसी भी दल के हो, यह एक ऐसे मेंबर थे, एक ऐसे इंसान रहे भारतीय, जिनको हम कभी इनके कंट्रीब्यूशन को नकार ही नहीं सकते, कभी कोई नकार नहीं सकता है, ठीक है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे भारत में आर्थिक सुधारों का जो जनक है वो किसको कहा जाता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि 1990 में जो आप ठीक है एलपीजी रिफॉर्म देखते हो, उस समय बताओ ये क्या थे, उस समय ये वित्त मंत्री थे, ठीक है, या फिर कुछ और थे। तो इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है आर्थिक सुधारों के जनक के तौर पर इनको जाना जाता है। ये अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे, ठीक है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से ये पढ़े लिखे थे, ठीक है, वहीं पे प्रोफेसर भी थे। वित्त मंत्रालय में ये प्रधान आर्थिक सलाहकार रहे, फिर आरबीआई के गवर्नर बनते हैं। अब आपसे पेपर में बन सकता सकता है कि भाई ये किस ईयर में आरबीआई गवर्नर थे। आरबीआई गवर्नर ये कब से कब के बीच में रहे, तो ये एक आपका होमवर्क है, हैशटैग कमेंट ले लो, थोड़ा आप लोग भी गूगल करो, मजा आएगा आपको भी, ठीक है। तो आरबीआई गवर्नर किस किस ड्यूरेशन के बीच में रहे, योजना आयोग की उपाध्यक्ष रहे ये, ठीक है, ये क्या है प्लानिंग कमीशन की, ध्यान देना, योजना आयोग जो आपका है उसके उपाध्यक्ष रहे, ठीक है, प्लानिंग कमीशन के उपाध्यक्ष रहे, योजना आयोग लिख देते सीधे, ठीक है। अब योजना आयोग की उपाध्यक्ष कब बने, उपाध्यक्ष कब बने, ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा, ठीक है। आरबीआई गवर्नर कब बने, कब से क्यों, कब के बीच में, योजना आयोग के उपाध्यक्ष कब बने, ये आपको बताना होगा। यूजीसी के चेयरमैन बने और इसके बाद से वित्त मंत्री बनते हैं, और फाइनली 10 वर्षों तक ये क्या है प्रधानमंत्री के पद को भी सुशोभित करते हैं। तो मतलब आप देखो कि स्टार्ट एज एक प्रोफेसर हुआ और खत्म भारत के सबसे बड़े पद पे, पीएम, 10 साल तक मिली जुली सरकार संभाल लेते हैं, ठीक है, ध्यान देना। इसके बाद से हम नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट है आपका रमाकांत रज्जी, ठीक है, ध्यान देना। अभी हाल ही में रमाकांत रज्जी का भी डेथ हो गया है, ठीक है, और ये क्या है एक बहुत बड़े उड़िया साहित्यकार थे, ध्यान देना, ये बहुत ही बड़े उड़िया साहित्यकार थे, ठीक है, ध्यान देना। इनके प्रमुख साहित्य में आपका है दिनारा, केते दिनारा, ठीक है, अनेका कोठारी, सप्तम ऋतु, श्रेष्ठ कविता, जिनकी प्रमुख कविताएं हैं, ये इनकी प्रमुख कविताएं हैं, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं प्रमुख काव्य संग्रह, प्रमुख काव्य संग्रह। तो पेपर में क्वेश्चन बन के आ सकता है कि हाल ही में रमाकांत रथ जो कि एक उड़िया साहित्यकार थे, ठीक है, और इनका निधन हो गया, निम्नलिखित में से कौन किसी इनकी द्वारा बुक्स लिखी गई। तो दिनारा से स्टार्ट होता है, केते दिनारा, ठीक है, 62 में, फिर कोठारी, फिर ऋतु, सप्तम ऋतु, ठीक है, तो सप्तम ऋतु तो 7-7, ठीक है, श्रेष्ठ कविता 1992, ठीक है। इनकी जो साहित्य में योगदान है उसको ध्यान में रखते हुए इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया 2006 में, ठीक है, और इसके पहले 1977 में इनको साहित्य अकादमी से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये साहित्य अकादमी और पद्म भूषण इन 2 अवार्ड से इनको सम्मानित किया जा चुका है, किसको, रमाकांत रज्जी को। अब हम लोग पर्सनालिटी में अगला देखेंगे इंपॉर्टेंट, तो वो कौन है, तो वो पर्सनालिटी है श्याम बेनेगल जी। वो क्या है, श्याम बेनेगल जी हैं। श्याम बेनेगल जी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2005 में दिया गया और पद्मश्री अवार्ड और पद्म भूषण इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है, किसको, श्याम बेनेगल जी को। और अभी रिसेंट में इनकी डेथ हो गई है, ठीक है। हिंदी फिल्मों के अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त निर्माता हैं ये श्याम बेनेगल जी। अब हमारे लिए आपसे होमवर्क जो मैं देने वाला हूं, ध्यान देना, यहां पे हमने देखा जिनकी डेथ हुई है, तो उनमें से पद्म भूषण, ठीक है, ऐसे कॉलम बनाना, पद्म विभूषण, ठीक है, पद्म, इसके से यहां पे एक जो कॉलम बनाना आपको, ये जरूर बनाना आप लोग, पद्मश्री, ठीक है, दादा साहब फाल्के अवार्ड, दादा साहब फाल्के अवार्ड, ठीक है, ये इतनी चीज आपको बनानी है, ठीक है। अब यहां पे क्या करना, व्यक्ति, यहां पे कॉलम लिख देना व्यक्ति, यहां पे मान लो XYZ नाम रखना है। अब मान लो इनको क्या मिला है, पद्मश्री भी मिला हो, पद्म विभूषण भी मिला हो, पद्म विभूषण भी मिला हो, दादा साहब फाल्के भी मिला हो, तो ऐसे टिक मार दोगे। मान लो कोई एक ऐसी पर्सनालिटी जिनको पद्मश्री नहीं मिला है लेकिन पद्म भूषण, पद्म विभूषण दादा साहब मारा, तो ऐसे टिक कर दोगे। मान लो कोई एक ऐसी पर्सनालिटी जिनको दादा साहब नहीं मिला है, पद्म विभूषण नहीं मिला है, ये दोनों मिला है, तो ऐसे टिक मार दोगे। ये आपका एक चार्ट बन जाएगा, ठीक है।
बहुत प्यारा सा चार्ट बन जाएगा और ये चार्ट भी आपके काम आएगा। तो ये चार्ट आप लोग बना लेना, ठीक है। हम लोग नवीनतम नियुक्तियां, ये जो 3 नियुक्तियां इनको 4 नियुक्तियां इनको देख लेते हैं, ठीक है। क्लास भी आपकी लगभग 34 मिनट हो गई है। हमारा देखेंगे एन चंद्रशेखरन, एन चंद्रशेखरन। एन चंद्रशेखरन के बारे में भाई अभी हमने जस्ट एक फैक्ट पढ़ा था, ठीक है। इनको एक अवार्ड दिया गया था। आप देखो एन चंद्रशेखरन जी को क्या नियुक्ति दी गई, तो टाटा सन्स के अध्यक्ष हैं, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रबंध निदेशक जो है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है, ठीक है। तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा के नेतृत्व में एक एडवाइजरी काउंसिल ऑन एंटरप्रेन्योर एंड ग्रोथ का इनको सदस्य बनाया गया है, ठीक है। तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा के नेतृत्व में गठित एडवाइजरी काउंसिल ऑन एंटरप्रेन्योर एंड ग्रोथ का मेंबर किसको बनाया गया है, तो हाल ही में एन चंद्रशेखर जी को इसका मेंबर बनाया गया है, ठीक है। चंद्रा राजीव गौबा। अब आपको आईएमएफ तैयार कर लेना चाहिए, यहीं पे क्या करो, आईएमएफ को आपको तैयार कर लेना है। क्या क्या तैयार करना है भाई, वर्तमान में इसकी प्रबंध निदेशक कौन है, यहां पे तो लिखा ही है, तो एक तो फैक्ट तत्काल मिल गया। तो क्या क्या तैयार करना है, टोटल मेंबर कितने हैं, क्योंकि अभी रिसेंट में आईएमएफ फिर पाकिस्तान को लोन देने का क्या है न्यूज बाकी। बिगेस्ट शेयर होल्डर कौन है इसमें, बिगेस्ट, ठीक है, शेयर होल्डर कौन है इसमें, ये दिमाग रखना। तीसरी जो फैक्ट आपको तैयार करना है मेरे भाई इसमें, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है और वो कौन सा ईयर है, कौन सा ऐसा साल है जिस वर्ष इसका गठन किया गया था। ये 4 फैक्ट्स मेरे भाई आपको तैयार करने हैं, ये 4 फैक्ट्स तैयार करने हैं। अब जितने भी इंस्टीट्यूट्स आएंगे ना, चाहे वो वर्ल्ड बैंक आए या आईएमएफ आ गया, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, ठीक है, मान लो WHO आए, तो हमको यही फॉर्मेट तैयार करना है, ठीक। आगे हम लोग देखेंगे राजीव गौबा जी, जानना। तो राजीव गौबा जी को भी क्या किया गया है, नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। किसको, राजीव गौबा जी को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य घोषित किया गया है। निधि तिवारी जी जो कि 2014 बैच की एक आईएफएस है, इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी हैं, ठीक है। इनको अभी प्रधानमंत्री का पर्सनल सेक्रेटरी या निजी सचिव के तौर पे इनका चयन किया गया है। किसको, निधि तिवारी का। पूनम गुप्ता जी क्या है, तो अभी पूनम गुप्ता जी क्या है, डिप्टी गवर्नर बनाई गई है, ना, डिप्टी गवर्नर बनाई गई है। किसका, आपके आरबीआई का। अब यहीं से हैशटैग कमेंट लो, कमेंट का एक नोट तैयार करो आरबीआई के ऊपर। आप घटना चक्र में जाना, तो घटना चक्र की जब आप इंडेक्स पलटोगे तो वहां पे लिखा होगा आरबीआई। आपको आरबीआई के अंदर में आरबीआई का गठन कब हुआ, किस एक्ट के तहत इसका गठन किया गया, ठीक है। इसकी इनिशियली जो वैल्यू थी, मतलब इकोनॉमिक टर्म्स में वो कितनी थी, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, ठीक है, कैसे कैसे, मतलब समझे ना। तो एक एक चीज मुझे आरबीआई पे मान लो कम से कम आप 8 to 10 फैक्ट्स जो पेपर में आए हुए हैं या जो घटना चक्र में दिया गया है आपको तैयार करना, उसका नोट्स बनाना है आपको, ठीक है। तो आरबीआई ये दिमाग में रखना मेरे भाई, ठीक है, इसको तैयार करना ही करना होगा, ठीक है। जैसे बैंकों का बैंकर का जाता है वगैरह वगैरह, बहुत सारे फैक्ट्स हैं। तो हमको केवल वही जो आपकी पूर्वावलोकन में लिखा गया बस उतना तैयार करो और कुछ नहीं, ठीक। तो आपको देखो क्या क्या होमवर्क मिल गया, एक बार पहले बता दूं ताकि आप लोग बताओ, ठीक है। आप लोग बताओ, यहां से हमने स्टार्ट किया आपकी क्लास। पहले तो मैंने आपको नाइटहुड, ये तो कमेंट करके बताना है, आप नोट कर लो कॉपी में कहीं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कमेंट करके बताना ही बताना है, ठीक है, जाना। इसके बाद से मैंने आपको दूसरा कमेंट करने के लिए एसडीजी का आपके हाथ में नोट्स होना चाहिए, ठीक है, नोट्स होना चाहिए, मैंने आपसे बोला, तो वो उसका नोट्स आप लोग तैयार करो। इसके बाद से मैंने आपसे बोला कि भाई जो 7 महाद्वीपों की बड़ी चोटियां हैं उनको तैयार कर लेना है, उसका नोट्स प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है, जाना, ठीक। इसके बाद से हम लोग अगर अगला है जहां पे मैंने आपको दिया है क्वेश्चन, ठीक है। जो होमवर्क दिया बस वो यहां पे देखो, यहां भी कुछ मैंने आपको होमवर्क दिया था। अच्छा, ये तो कमेंट करने के लिए दिया है, होमवर्क नहीं दिया, यहाँ पे कमेंट करने के लिए दिया है। आप देखो यहाँ पे योजना आयोग आया, तो कहता है योजना आयोग को मोदी जी ने क्या किया, 1 जनवरी, डेट सही कि नहीं बताना, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को फिनिश कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, और इसकी जगह क्या आ गया, नीति आयोग आ गया, नीति आयोग आ गया, ठीक है। अब नीति आयोग के पहला उपाध्यक्ष कौन था, बताओ, पहला उपाध्यक्ष कौन था, आप बताइए। और अभी वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, वर्तमान उपाध्यक्ष, ठीक है, ये दिमाग में आप लोग रखिए। नीति आयोग और योजना आयोग में डिफरेंस क्या, यूपीपीसीएस पूछ चुकी है, फिर से प्रीलिम्स में पूछ सकती है भाई। एक बॉटम अप अप्रोच पे काम करता है, एक अप टू बॉटम, यानी ऊपर से नीचे दृष्टिकोण पे काम करता है, एक नीचे से ऊपर के दृष्टिकोण पे काम करता है, ठीक है। तो इसके बीच में क्या डिफरेंसेस है, पेपर में क्वेश्चन बन के ये भी आया है, तो हम लोग ये भी तैयार कर सकते हैं।
फिर मैंने आपसे बोला था एक और हम अपना नोट्स तैयार करने के लिए, तो वो नोट्स मैंने आपको बोला आरबीआई के ऊपर तैयार करने के लिए। इतना नोट्स आप प्रिपेयर करें, यहाँ से ट्रेडिशनल जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपकी तैयार होते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।